इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने केंद्र राज्य विधायी संबंधों के विषय में बहुत गहनता से चर्चा की थी और आज मैं आपके सामने यहाँ उपस्थित हूँ केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के विषय में चर्चा करने के लिए। देखिए, हमारे संविधान में केंद्र राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों के बीच कोई स्पष्ट भेद नहीं है। यानी संविधान निर्माताओं ने विधायी संबंधों में तो स्पष्ट भेद किया है, लेकिन प्रशासनिक संबंधों में ऐसा कोई स्पष्ट भेद नहीं किया है। लेकिन हाँ, जिन विषयों पर केंद्र और राज्य विधायी संबंध रखते हैं, यानी कि जिन विषयों पर केंद्र विधान बना सकता है, कानून बना सकता है, और जिन विषयों पर राज्य कानून बना सकता है, उन्हीं विषयों पे उन दोनों को इम्प्लीमेंट करने के, यानी उनका प्रशासन चलाने के भी अधिकार हैं। ऐसा निहित है संविधान में। वस्तुतः केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों की स्थिति बहुत जटिल है। विधायी संबंधों में केंद्र और राज्य के मध्य अगर तनाव की स्थिति होती भी है तो प्रायः देखने को मिलता है कि उसका निपटारा करने के लिए केंद्र और राज्य या इनमें से कोई एक न्यायालय पहुंच जाता है और न्यायालय न्याय संगत फैसला देकर उस विवाद का निपटारा कर देता है। और अगर केंद्र और राज्य अपनी सीमाओं से बाहर जाके कोई विधान बना लेते हैं तो वहाँ पर भी उस स्थिति में भी न्यायालय उनकी शक्तियों को सीमित कर देता है। लेकिन अगर हम प्रशासनिक संबंधों की बात करें, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो प्रशासनिक संबंधों में केंद्र और राज्यों के मध्य बहुत पर्याप्त तनाव की स्थिति रहती है और इसका मुख्य कारण है दलीय व्यवस्था। इसका मुख्य कारण राजनीतिक दलीय व्यवस्था है। केंद्र और राज्यों में अलग अलग सरकारें होती हैं। जैसे बंगाल में एक सरकार है और केंद्र में दूसरी सरकार है। जैसे पंजाब में एक सरकार है और केंद्र में दूसरी सरकार है। तो ये जो भिन्न भिन्न दलों की भिन्न भिन्न सरकारें होती हैं, राज्यों में अलग और केंद्र में अलग, तो उस कारण से, उस प्रमुख और वजही कारण से केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों के तनाव उत्पन्न होते हैं। अक्सर आप सुनते होंगे कि केंद्र द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपाल द्वारा राज्य में कुछ न कुछ ऐसा कर दिया जाता है या राज्यों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि केंद्र दबाव डाल के राज्यपाल द्वारा कार्य करा रही है। और राज्यपाल तो हमेशा से ही, प्रारंभ से ही, जब से हमारे संविधान का निर्माण किया गया संविधान निर्माताओं द्वारा, तब से ही राज्यपाल का पद एक प्रकार से विवादास्पद पद रहा। विवादास्पद पद कार्यों से नहीं बल्कि अपनी प्रवृत्ति से। प्रवृत्ति ऐसी कि उसकी नियुक्ति राज्यपाल केंद्र सरकार करती है, कार्य उसको राज्य में करना होता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति केंद्र का प्रथम नागरिक होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है और केंद्र की कार्यकारी शक्तियां उसमें निहित होती हैं, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। अब ऐसी स्थिति में जब राज्य में किसी दूसरे दल की सरकार है और केंद्र में किसी दूसरे दल की सरकार है, कि राज्य का कार्यकारी प्रमुख है, वह अगर केंद्र के अनुसार कार्य करता है तो जाहिर सी बात है संबंधित राज्य को, जहां वह राज्यपाल है, उसको कष्ट होता है। तो ये कई विवाद की स्थितियां रहती हैं। प्रशासनिक संबंधों में हमेशा से बहुत जटिलता रही है। इस चुनौती को दूर करने के लिए समय समय पे भिन्न भिन्न उपाय केंद्र और राज्य दोनों स्तरों से किए जाते हैं, लेकिन फिर भी इस चुनौती से निपटना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए, चुनौतियों से तो हमें आपको ज़्यादा निपटना नहीं है, हमें आपको तो पढ़ना है प्री और मेंस के हिसाब से। तो मोटा मोटी आप समझ गए, विधायी संबंध से वही मतलब है कानून बनाने से। कानून कौन बना सकता है? केंद्र बना सकती है या राज्य बना सकता है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रशासनिक संबंधों में कि कानून को इम्प्लीमेंट कौन कर सकता है। केंद्र करता है, राज्य करता है, किन सूरतों में दोनों करते हैं, उन चीज़ों को बहुत खुल के पढ़ेंगे। और आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, कई बार सुना होगा कि हम केंद्र राज्य संबंध में, भारत की राज्य व्यवस्था में दो टॉपिक बहुत गहनता से पढ़ते हैं। प्री में भी आ जाते हैं, मेंस में अक्सर पूछे जाते हैं। एक अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद और एक अंतर्राज्यीय परिषद। ये दो बहुत पूछे जाते हैं, ये भी आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, भाग 11 मैंने कल ही आपको बताया था कि केंद्र राज्य संबंध दो भागों में बटा हुआ है, भाग 11 में और भाग 12 में। भाग 11 में केंद्र राज्य के मध्य विधायी संबंध है और प्रशासनिक संबंध है, और भाग 12 में वित्तीय संबंध है। तो भाग 11 है अनुच्छेद 256 से 263 तक है। ये आपको इतना मोटा मोटा याद रखना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है।
कभी कभी पूछ देता है प्री में, या कभी कभी वन लाइनर में किसी भी एग्ज़ाम में पूछ देता है, तो वो याद रखना है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, खंड शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न यही पूछ दिया था कि केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किस भाग में सम्मिलित हैं। तो वहाँ पे 11 भी था, 12 भी था। जिन्होंने थोड़ा भी ध्यान से नहीं पढ़ा, वो बहुत सारे बच्चे 11 टिक करके आए थे, जबकि उत्तर उसका 12 है, भाग 12। तो ये इसमें थोड़ा ध्यान देना है। आते हैं अपने आर्टिकल्स के ऊपर। 256 क्या कहता है, देखिए 256 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य 256, 257 और 258, ये 3 आपको मुख्य रूप से पढ़ने हैं। यहां पर प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा निर्मित कानून सुनिश्चित हो सके। संसद, कानून कौन बना रहा है? संसद। केंद्र के लिए कौन कानून बनाता है? संसद। राज्य के लिए कौन कानून बनाता है? राज्य विधानमंडल। लेकिन राज्य संसद के क्षेत्र यानी कि भारत से बाहर तो है नहीं, तो संसद अगर कोई कानून बनाता है तो वो भी उसी राज्य में ही तो इम्प्लीमेंट होंगे जो उस भारत के अंदर हैं। जैसे हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित राज्य हैं। तो संसद ने अगर कोई कानून बनाया है तो वो लागू राज्यों पर होगा, और राज्यों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी कार्यपालिका शक्ति यानी उसको इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से कराए, अपनी कार्यपालिका शक्ति का इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से कराए कि संसद का कोई कानून बाधित नहीं होना चाहिए, और सुनिश्चित करे कि संसद का कानून उसके यहाँ इम्प्लीमेंट हो पाएगा। जैसे मैं इस पर थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करके बताता हूँ। मान लीजिए कोई राज्य ऐसी स्थिति में है जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अपने राज्य में उसको सुनिश्चित नहीं कर रहा है, लागू नहीं कर रहा है। तो इस 256 और इस 257 के बेसिस पे वहां का राज्यपाल अनुच्छेद 365 के आधार पर राष्ट्रपति को यह अनुशंसा कर सकता है, सिर्फ इस अनुच्छेद 256 और अनुच्छेद 257 जो ये कहते हैं कि अगर संसद द्वारा बनाया गया कानून राज्य अपने यहाँ लागू नहीं करता है। बिल्कुल साधारण शब्दों में समझिए, ये तो किताबी लिखा पढ़ी की भाषा है, आपको ऐसे पढ़ना है और ऐसे पेपर में लिखना है। लेकिन मोटी मोटी बात आपको क्या समझनी है कि अगर संसद ने कोई कानून बनाया है, राज्य उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, राज्य अपने यहाँ उसे लागू नहीं कर रहा है, राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार कर रहा है कि या तो वो कानून बाधित हो रहा है या उसको लागू ही नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर 256 और 257 का सही प्रयोग नहीं हो रहा है तो उस राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 365 के तहत, आप आपातकाल में इसे और डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, अनुच्छेद 365 के तहत उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर सकता है, और राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगा दिया जाता है। देखिए ये अनुच्छेदों का जो मकड़ जाल है, 255, 256, 365, 356, ये बीच बीच में जो बोला जाता है मेरे द्वारा या किसी भी मास्टर के द्वारा जो आपको पॉलिटी पढ़ाता है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप क्रमबद्ध ये सब पढ़ेंगे। अगर केवल कूद के पढ़ने लगेंगे 356 क्या है, अरे मास्टर तो 365 बोल गया, ये 365 क्या है, 356 क्या है, तो फंसे रहेंगे, कभी समझ में नहीं आएगी आपको पॉलिटी। तो 256 257 में सिर्फ ये कहा गया है, बातों केवल हेर फेर है। एक में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार कि संसद द्वारा निर्मित कानून सुनिश्चित हो सके, और दूसरे यानी 57 में कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा जिससे केंद्र द्वारा निर्मित कानून प्रभावित हो। राज्य कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा, पहले में तो उसको कानून सुनिश्चित करना है। 56 में ये कहा गया है कि संसद ने कोई कानून बनाया है तो राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो उस कानून को अपने यहाँ अपनी कार्यपालिका शक्ति से सुनिश्चित करवाए। और 57 में ये कहा गया है कि ऐसी कोई भी कार्यपालिका शक्ति की प्रयोग नहीं करेगा राज्यपाल, क्षमा चाहता हूँ, राज्य, जिससे केंद्र द्वारा निर्मित कानून प्रभावित हो। ये 2 अनुच्छेद आपको अच्छे से याद रखने हैं। आते हैं अगले अनुच्छेद पे, अनुच्छेद 258। ये क्या कहता है?
राष्ट्रपति किसी राज्य की सहमति से या उसके अधिकारियों को किसी ऐसे कार्य को सौंप सकता है, मतलब कोई कार्य है राष्ट्रपति के पास केंद्र से संबंधित और वो किसी राज्य को सौंपना चाह रहा है या उसे किसी अधिकारी को सौंपना चाह रहा है, जिसमें केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो। यानी कार्य तो केंद्र का है लेकिन सौंपना चाह रहा है राज्य को या राज्य के किसी अधिकारी को सौंपना चाह रहा है। मुख्यतः राज्य कोई कार्य सौंपा जाता है, डायरेक्ट राज्य के अधिकारियों को काम ना के बराबर सौंपे जाते हैं। तो ये 3 अनुच्छेद आप याद रखें, ये उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं लेकिन प्री में पूछ देता है। या आगे जाके आप जब थोड़े विवादों को और पढ़ेंगे कि क्या तनाव की स्थितियां हैं, केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों में तनाव की स्थितियां क्या हैं, क्या उपाय हैं, क्या अभी तक प्रयास किए गए हैं, तो उनमें इन अनुच्छेदों का यदा कदा प्रयोग होगा। लेकिन मेन जो आपको पढ़ना है प्रशासनिक संबंधों में, वो आपका प्रारंभ होता है खेल यहां से, अंतर्राज्यीय संबंध। अब देखिए, अंतर्राज्यीय संबंध का मतलब है एक राज्य का दूसरे राज्य से संबंध। यह इसमें एक बात और भी निहित है कि एक या एक से अधिक राज्यों का केंद्र के साथ क्या संबंध है, कैसे संबंधों को सुधारा जा सकता है। भाई, संबंध का मतलब है कि आप अपने यहाँ प्रशासन चलाइए, हम अपने यहाँ प्रशासन चला रहे हैं, या आप हमें किसी प्रशासन को चलाने को दें भी अगर 258 जैसे अनुच्छेदों के तहत, तो उसमें हमारी मदद करें, हमें उसके लिए सुलभ बनाएं। भाई, विवाद की स्थिति क्या होती है जब 2 लोग अलग अलग कानून बना रहे हैं। अगर केंद्र ने अलग कानून बनाया है, राज्य ने अलग कानून बनाया है, तो कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ के, जैसे 249 है, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा, 249 है, 250 है, 252 है, 253 है, इन कुछ अनुच्छेदों के तहत आने वाले प्रावधानों को छोड़ के केंद्र हर जगह ना कूदे राज्य के मामले में। और प्रशासन में क्या है, प्रशासनिक संबंधों में, कि केंद्र एक निश्चित दायरे में आते हुए तो राज्यों से काम ले। भाई, जैसे कई बार स्थितियां आ जाती हैं ऐसी, जैसे आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाऊं, अर्धसैनिक बलों की तैनाती केंद्र राज्यों में कर देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भिन्न भिन्न बहानों से कर देता है, भिन्न भिन्न प्रयोजनों से कर देता है, केंद्र सैनिक बलों की तैनाती राज्य में कर देता है। अब ये बहुत बड़ा विवाद का विषय रहता है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र मनमाफी कर देता है। जैसे कोई राज्य केंद्र के मुताबिक नहीं चल रहा है तो वहाँ का राज्यपाल ही हटा दिया जाता है। जैसे अभी आपने देखा, अभी लगभग 11 या 12 फरवरी 2023 को 13 राज्यों के राज्यपालों को बदल दिया गया। तो ये सब प्रशासनिक संबंधों में आता है। यानी डायरेक्ट तो केंद्र कुछ नहीं करता प्रशासनिक संबंधों में हस्तक्षेप करने में, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत कुछ करता रहता है। तो उन विषयों में सुधार लाने के लिए, उन समस्याओं से निजात पाने के लिए एक अंतर्राज्यीय संबंध जैसी परिषद का, या परिषद ना कहें, एक कॉन्सेप्ट को लाया गया, अंतर्राज्यीय संबंध। अब अंतर्राज्यीय संबंध में हमको देखना है अंतर्राज्यीय नदी विवाद और अंतर्राज्यीय परिषद। ये 2 अनुच्छेद तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि इन्हीं 2 अनुच्छेदों से आपको मेन मसाला मिलना है। अगर केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध पेपर में आते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको यही 2 अनुच्छेद छाप के आने हैं, 62-63, केंद्र राज्य संबंधों में अंतर्राज्यीय नदी विवाद 62, अंतर्राज्यीय परिषद 63, जिसमें भी, इन दोनों में भी अंतर्राज्यीय परिषद 63 को बहुत अच्छे से तैयार करिए। देखिए क्या है अंतर्राज्यीय नदी विवाद, क्या है अंतर्राज्यीय नदी विवाद, क्या है। हमारे यहाँ प्रारंभ से ही देश आज़ाद हुआ, 47 में देश आज़ाद हुआ, तब से ही कई सारे विवादों के साथ साथ एक नदी विवाद भी रहा है। 2 राज्यों के मध्य नदियां, तो एक नदी विवाद भी रहा है हमेशा से। तो उस नदी विवाद को निपटाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बोर्ड बनाए गए। भाई, 2 राज्यों की भी, जैसे एक नदी कोई बहती हुई आ रही है, कोई नदी बहती हुई आ रही है, दूसरे राज्य में इंटर कर रही है, फिर तीसरे राज्य में इंटर कर रही है, तो एक राज्य उसका कितना पानी रोक सकता है, उसे डाइवर्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसके लिए क्या प्रावधान है, क्या न्यायाधिकरण है। तो केंद्र ने इन सब की निगरानी के लिए एक अंतर्राज्यीय जल विवाद का कॉन्सेप्ट लाया।
और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में बनाया गया। 2 अधिनियम बनाए गए, 2 कानून बनाए गए, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 और एक नदी बोर्ड अधिनियम 1956 बनाया गया। संसद ने ये 2 कानून बनाए। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या है। संसद कानून बना के, राज्य विधानमंडल नहीं। इसमें राज्य विधानमंडल को कोई भी अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि 2 राज्यों का मसला है। इसलिए संसद कानून बना के अंतर्राज्यीय नदियों के जल के प्रयोग, उनके बंटवारे और उनके नियंत्रण के संबंध में न्याय निर्णयन कर सकता है। अब बहुत अच्छे से याद रखिए जो मैं कहने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए कि संसद कोई ऐसा कानून बना सकता है कि जल का प्रयोग यानी नदी के जल का प्रयोग, बंटवारा और नियंत्रण के संबंध में न्याय निर्णयन कर सकता है। न्याय निर्णयन का मतलब वो कोई एडिशनल एक कोर्ट बना सकता है, एक अलग से न्यायालय बना सकता है, अतिरिक्त न्यायालय बना सकता है, और उस कोर्ट के द्वारा, उस न्यायालय के द्वारा जो न्याय निर्णयन किया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट, बहुत ध्यान दीजिएगा, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट और कोई भी अन्य न्यायालय, कोई भी अन्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र में प्रयोग नहीं कर सकता। यहां जो लाइन लिखी है वो ये लिखी है कि ऐसे किसी विवाद में ना तो सुप्रीम कोर्ट और ना ही कोई अन्य न्यायालय अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। व्यवहारिक भाषा में आप समझिए तो ऐसे कि अगर संसद ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के नदी जल विवाद के निपटारे के लिए किसी बोर्ड का गठन कर दिया है, किसी न्यायाधिकरण का गठन कर दिया है, कोई अतिरिक्त न्यायालय टेम्परेरी कोर्ट बना दिया है और वो कोई फैसला देता है, तो सुप्रीम कोर्ट भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये अच्छे से, बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। तो ये 2 इसी आधार पे जो संसद को अधिकार प्राप्त है, संसद को जो अधिकार प्राप्त है नदी जल विवाद के निपटारे के लिए किसी प्राधिकरण को बनाने का, तो उसी अधिकार के आधार पर संसद ने 2 कानून बनाए हैं। दोनों ही कानून 1956 में बने हैं। एक है नदी बोर्ड अधिनियम 1956, एक है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, ये 2 आपको एक्ट याद रखने हैं। ये 2 न्यायाधिकरण बनाए गए हैं। ये किसी भी जल विवाद से संबंधित 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य अगर कोई जल विवाद है तो उस पर अपने फैसले देते हैं। तो थोड़ा सा हम और डिटेल में पढ़ते हैं अंतर्राज्यीय जल विवाद को। अब देखिए अंतर्राज्यीय जल विवाद में जैसा मैंने आपको बताया अभी कि केंद्र सरकार, संसद कहिए या केंद्र सरकार कहिए, संसद कोई नियम बनाती है, संसद लोकसभा और राज्यसभा के बहुमत से पास करके कोई नियम ऐसा बनाती है, तो संसद द्वारा बन रहा है या केंद्र सरकार द्वारा बन रहा है। तो केंद्र सरकार न्याय निर्णयन हेतु, याद रखिए मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से करता हूं इसको, अस्थायी न्यायालय बना सकता है। देखिए अस्थायी न्यायालय, न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम और सभी पक्षों को मान्य। अब ये चीज आप समझ रहे हैं, सभी पक्षों को मान्य होता है, सभी पक्षों के लिए मानना उसकी व्यवस्था होती है, क्योंकि जब आप ऊपर किसी न्यायालय में जा ही नहीं सकते उस निर्णय के खिलाफ, तो सभी पक्षों को मान्य है। तो ना तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ना हाई कोर्ट जा सकते हैं, ना ही किसी अन्य न्यायालय जा सकते हैं। न्यायाधिकरण के अधीन कोई जल विवाद सुप्रीम कोर्ट या अन्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर, देखिए क्या लिखा है बाहर, ये 3 चीजें आपको लिखनी है। जैसे मेंस में आ गया, मेंस में आ गया लिखिए अंतर्राज्यीय जल विवाद, तो आप जैसे 8-10 जल विवाद हैं इस टाइम वर्तमान में, वो मैंने सब यहाँ नहीं उतारे हैं, उसको उतारने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो आप किसी पुस्तक से भी पढ़ लें, या मैं भी चलिए एक छोटा सा शॉर्ट नोट बना के आपको डाल दूंगा। लेकिन आपको मेन कॉन्सेप्ट समझना है। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि संसद कोई नियम बनाएगा, अगर कोई विवाद हो गया, 3 चीज़ें याद रखिए, कोई विवाद हो गया है तो संसद कोई नियम बनाएगा, संसद कोई न्यायाधिकरण बनाएगा। नंबर 1, न्यायाधिकरण का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा और न्यायाधिकरण के निर्णय में कोई भी सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य न्यायालय नहीं जा सकता है। ये 2-3 चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। तो एक तो ये हो गया आपका अंतर्राज्यीय जल विवाद, और एक है आपका अंतर्राज्यीय परिषद।
अब देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। फर्क इसके स्ट्रक्चर में तो पूरा ही फर्क है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए, ये दोनों ही अंतर्राज्यीय संबंधों से संबंधित हैं। अंतर्राज्यीय नदी विवाद सिर्फ नदी से संबंधित है और अंतर्राज्यीय परिषद समस्त मामलों से संबंधित है जो केंद्र या राज्य के मध्य किसी भी तनाव को उत्पन्न करते हैं या कर सकते हैं। इसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, इसका गठन होता है, एक प्रॉपर बॉडी होती है, निश्चित काम उसके होते हैं, वो सब करता है। लेकिन हमेशा याद रखें, अंतर्राज्यीय परिषद सलाहकारी संस्था है और इसके द्वारा दी गई सलाह को केंद्र या राज्य मानने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो देखिए, क्या क्या इनके मध्य जो है वो पढ़ना है हमको। संघ और राज्य के मध्य पारस्परिक हितों से संबंधित है और राज्यों के मध्य पारस्परिक हितों से संबंधित है। यानी अगर संघ और राज्य के बीच कोई विवाद की स्थिति पैदा हो रही है तो वहाँ पर ये समझौता करवाता है, और अगर दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई ऐसी विवाद की स्थिति हो रही है तो वहाँ पर भी ये समझौता करवाता है। समझौता करवाता से मतलब एक सलाहकारी संस्था है, सलाह देता है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये परिवर्तन होना चाहिए, केंद्र ये परिवर्तन करे, राज्य ये परिवर्तन करे, यही सब सलाहें होती हैं। इसके इतिहास में गौर डालें तो देखिए, सरकारिया आयोग, सरकारिया कमीशन 1983 में इसका गठन किया गया। 4 वर्ष के लिए इसका गठन हुआ था, लेकिन 1 वर्ष इसको बढ़ा दिया गया। 88 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में कई सारी अनुशंसाएं दी, जिसमें सबसे प्रमुख अनुशंसा यही थी कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। तो वैसे तो कई सारी, जैसे पुंछी आयोग है, राजमन्नार आयोग है, सरकारिया आयोग है, लगभग सभी आयोगों ने अंतर्राज्यीय परिषद बनाने की अनुशंसाएं दी, लेकिन सरकारिया आयोग के अनुशंसाओं के आधार पर केंद्र सरकार ने, तत्कालीन जनता दल की बीपी सिंह की केंद्र सरकार ने, जनता दल की सरकार थी, बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने 1990 में सरकारिया आयोग की कमीशंस को लागू किया और एक ये भी अनुशंसा थी, इसके आधार पर उन्होंने अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर दिया। तो मेन चीज़ें जो याद रखनी है, एक तो इसका गठन सरकारी आयोग के अनुशंसा पे हुआ है, बीपी सिंह की सरकार ने इसका गठन किया है और 1990 में ये लागू करी गई है, ये याद रखिए। अब इसका गठन, इसका पैनल कौन कौन है, तो प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्य, लेकिन इनमें वो राज्य शामिल नहीं है जहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, वो राज्य शामिल नहीं है जहाँ पर विधानसभा नहीं है। राज्य से मेरा कहने का तात्पर्य है वो यूटीज, वो केंद्र शासित राज्य। भाई हर केंद्र शासित राज्य में विधानसभा तो है नहीं, जैसे चंडीगढ़ भी एक केंद्र शासित राज्य है, लक्षद्वीप भी एक केंद्र शासित राज्य है, अंडमान निकोबार भी एक केंद्र शासित राज्य है, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली भी केंद्र शासित राज्य है। लेकिन ये सारे नाम जो मैंने लिए हैं, इन सब में तो मुख्यमंत्री होते नहीं हैं। तो सिर्फ वो राज्य जहाँ पर मुख्यमंत्री हो, जहाँ पर विधानसभा हो, जहाँ पर विधानसभा हो, वो राज्य, वो यूटीज यानी वो यूनियन टेरिटरीज, वो केंद्र शासित राज्य जहाँ पे विधानसभा है, वो राज्य, विधानसभा वाले यूनियन टेरिटरीज के मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लगा हुआ है तो वहाँ के राज्यपाल, और 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिसमें से 1 गृह मंत्री अवश्य होना चाहिए। तो देखिए, 2 चीज़ें आपको और अच्छे से याद रखनी है कि गठन में एक तो प्रधानमंत्री होगा जो अध्यक्ष होगा, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, और 6 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिसमें 1 गृह मंत्री होता है। ये स्ट्रक्चर होता है अंतर्राज्यीय परिषद का, ये कंबाइंड स्ट्रक्चर है। कार्य क्या करता है, वही कार्य ऐसे सभी विषयों पर विचार विमर्श देगा केंद्र को और राज्य को, जिसमें दोनों के हित निहित हो, दोनों के साझा निहित हो, दोनों के साझा हित निहित हो। अगर कोई मसला, अगर कोई विवाद राज्यों के मध्य है तो दोनों राज्यों को या 2 से अधिक राज्यों को जिनके मध्य भी वो विवाद है, उनको सुझाव देगा, विचार विमर्श करेगा कि किस प्रकार से उस विवाद को निपटाया जा सके, और ऐसे विषयों पे नीति निर्माण भी करेगा जिससे बेहतर समन्वय हो सके, बेहतर समन्वय हो सके। कुछ मेन फैक्ट आपको और याद रखने हैं, जो मेन फैक्ट आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं मेंस में, क्योंकि वहाँ आपको फैक्ट कम लिखने हैं, कॉन्सेप्ट ज़्यादा लिखने हैं।
लेकिन प्री में पूछ देगा आपको। जैसे पूछेगा कि अंतर्राज्यीय परिषद एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें कर सकता है, ऑप्शन देगा 2 बैठक, 3 बैठक, 4 बैठक, 5 बैठक। बैठकों की प्रवृत्ति पारदर्शी होगी, एक मत से फैसला होगा। परिषद की एक स्थायी समिति भी होगी और एक सचिवालय होगा अंतर्राज्यीय परिषद का, अनुच्छेद 263 के तहत। तो देखिए आपको इसमें करना क्या है, आपको क्या करना है, ये पूरा लेक्चर आपको लिखना है। पहले तो ये पूरा लेक्चर आपको लिख लेना है। उसके बाद अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 और अंतर्राज्यीय परिषद, इन दोनों पर थोड़ा काम करना है। जैसे ये तो आप पहले पूरा ऐसे उतार लीजिए और फिर कोशिश करिए कि इसको बना बना के अपने शब्दों में लगभग 150 शब्द या 125 शब्द में लिखिए। जैसे ये तो बिल्कुल ही फैक्ट लिखा हुआ है, थोड़ा जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो काफ़ी कुछ बोल जाता हूँ आपको समझाने के लिए, ऐसे वो सारा कुछ बना बना के लिखा भी जाता है। पेपर में सब रट के तो लिखा नहीं जाता है, तो इसको बना बना के लिखने का प्रयास करिए। तो ये हो गया मित्रों प्रशासनिक संबंध, केंद्र राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध। 3 प्रकार के संबंध होते हैं, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। सबसे मज़ेदार आपका वित्तीय संबंध, जहाँ पे वित्त का बंटवारा होता है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप इस लेक्चर को खूब अच्छे से रिवाइज करिए। और हाँ, जो भी बच्चे पूरा वीडियो देखते हुए अंत तक यहाँ पर आए हैं, उनसे विशेष तौर से निवेदन है कि वो कमेंट ज़रूर करा करिए। क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, क्या परिवर्तन मुझे करना है, क्या चीज़ अच्छी लगी ये मत बताइए, क्या अच्छा नहीं लगा। जैसे पिछले वीडियो में 1-2 बच्चों ने कमेंट किया कि सर आपके चेहरे पर लाइट का फोकस उतना अच्छा नहीं है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मेरा कोई प्रोफेशनल स्टूडियो तो है नहीं, मैं घर में ही वीडियो शूट करता हूँ, लेक्चर शूट करता हूँ, तो कुछ लाइट का इंतज़ाम उतना बढ़िया नहीं है। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत जल्द ये समस्या भी दूर होगी। और फिलहाल उनको क्या करना है, मेरे चेहरे से ज़्यादा ध्यान बोर्ड पर देना है। बोर्ड में जो लिखा है वो देखना है, मेरे होंठों से जो आवाज़ निकल रही है वो उनको सुननी है। और उस आवाज़ को सुनने के लिए चेहरा काला आए या पीला आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बहुत गंभीरता से ऐसे ही पढ़े रहिए, STS ऑनलाइन में लगे रहिए। बहुत जल्दी दोबारा नए लेक्चर के साथ केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तब तक सभी का धन्यवाद।